प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, राजकीय महाविद्यालय रायपुर, सहायक आचार्य हिंदी विषय। आज हम आपकी इस बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आयुक्तालय द्वारा जारी किए गए जुलाई माह की समय सारणी के अनुसार शब्द शक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हमने अलंकार विषय पर 3 ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ी हैं और एक छंद विषय पे ऑनलाइन कक्षा का मैंने अध्यापन करवाया। 4 कक्षाएं आपके पहले हो चुकी है। आज की इस 5वीं ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में काव्य शास्त्र से संबंधित एक 10 अंकों का प्रश्न आता है, जिसमें हमने 2 विषयों पे चर्चा कर ली है, अलंकार और छंदों पे। आज हम तीसरा टॉपिक शब्द शक्ति का अध्यापन करवाने जा रहे हैं। विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए। शब्द शक्ति की परिभाषा देखिए। शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले कार्य व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, जो सार्थकता लिए हुए होता है और उस शब्द के पीछे छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाला, यानी शब्द में अंतर्निहित अर्थ का बोध कराने वाला कार्य व्यापार शब्द शक्ति कहलाता है। काव्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ जानने की शक्ति भी शब्द शक्ति है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का एक व्यापार है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये देखिए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियाँ हैं और इन तीनों शब्द शक्तियों से 3 तरह के अर्थ निकलते हैं और इसके 3 प्रकार के शब्द भी होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शब्द शक्ति के नाम देखिए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द देखिए, इनसे निकलने वाले वाचक, लक्षक और व्यंजक। अर्थ देखिए, अभिधा शब्द शक्ति का वाचक शब्द है और उससे निकलने वाला अर्थ होता है वाचार्थ, मुख्यार्थ। और लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षक शब्द होता है, अर्थ निकलता है लक्ष्यार्थ। और व्यंजना शब्द शक्ति का व्यंजक शब्द होता है और उससे अर्थ निकलता है व्यंग्यार्थ। अब हम चलते हैं 3 शब्द शक्तियाँ, जिनमें पहली हैं अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति सबसे सामान्य है, क्योंकि शब्द के अर्थ को सुनते ही उसका तत्काल अर्थ समझ में आ जाता है। यानी हम शब्द को उठा के देखते हैं या लोक प्रचलित व्यावहारिक अर्थ का बोध या नामवाची अर्थ का बोध जहाँ हो, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। अभि प्लस धा, अर्थात जैसा है उसके वैसे ही शब्द के अर्थ का ज्ञान होना। यह साक्षात सांकेतिक अर्थ अर्थात मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति है। शब्द को पढ़कर या सुनकर उसका जो लोक प्रचलित, साधारण और व्यावहारिक अर्थ है, उसका तत्काल ज्ञान कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। हमारे सामने यहाँ देखिए कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन उदाहरणों में देखिए, पहला, गधा चर रहा है। यहाँ गधा एक सामान्य पशु विशेष है, चरना उसका सामान्य कार्य है। दूसरा उदाहरण देखिए, लंबे कान वाला ये पशु विशेष, यानी लोक प्रचलित सामान्य अर्थ इसका निकल रहा है हमें फल खाने चाहिए। सभी शब्दों के सामान्य अर्थ निकलेंगे। छात्र पुस्तक पढ़ता है, सभी शब्दों के सामान्य अर्थ निकलेंगे। इसी तरह से खेत में गाय चर रही है, हर शब्द के सामान्य अर्थ निकल रहे हैं। ये मुख्यार्थ का ही बोध कराते हैं, यानी हर शब्द का जो मूल अर्थ है केवल उसका वही अर्थ का बोध होने पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसी तरह से देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जहाँ के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ मीराबाई जी की पंक्ति हैं। और गिरधर अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण, गोपाल गायों के पालक कृष्ण, दूसरों ने कोई, जहाँ के सिर मोर मुकुट, यानी जिनके सिर पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट हो। यहाँ हर शब्द का एक सामान्य अर्थ, रूढ़ अर्थ जहाँ निकल रहा है, एक तरह से सामान्य अर्थ निकल रहा है।
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भुवनी हंसे देन के नट जाए। यहाँ हर शब्द के सामान्य अर्थ निकल रहे हैं कि बातों की लालची गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लिया ताकि वे अधिक समय तक श्री कृष्ण से प्रेम भरी बातें कर सकें। वस्तुतः देखा जाए तो शब्दों के तीन प्रकार होते हैं जिन्हें तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द परंपरा से जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है और वो अन्य किसी शब्दों के योग से बनते नहीं हैं, उनके टुकड़े कर देने पर या उनके खंड कर देने पर वो बिखर जाते हैं, यानी जिनका अर्थ विश्लेषण करना संभव नहीं हो, जैसे घोड़ा, गढ़, दंड, हाथ, नाक, आँख, कान, मुख, पैर, यानी जो एक ही अर्थ का बोध कराएंगे परंपरा से। दूसरा है यौगिक शब्द, यानी ऐसे शब्द हैं जिनका विश्लेषण संभव होता है, जो प्रकृति में प्रत्यय के योग से बनते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये चार शब्द ऐसे हैं जो शब्द संरचना के प्रमुख घटक हैं जिनके द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। जैसे रमेश, रमा प्लस ई संधि है। उमेश, उमा प्लस ईस, यहाँ पर भी गुण संधि है। नरेश, नर प्लस ईस, यहाँ पर भी गुण संधि है। यानी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बने हुए सारे शब्द यौगिक कहलाते हैं। तीसरा प्रकार देखिए योग रूढ़ शब्द, यानी इनकी संरचना भी यौगिक शब्दों की तरह ही होती है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के योग से, लेकिन अर्थबोध में ये प्रथम जो शब्द है रूढ़ शब्द उन्हीं की भांति होती है। यानी कहने का तात्पर्य परंपरा से ये किसी एक ही शब्द का विशेषण बन जाते हैं, उन्हीं का ही बोध कराते हैं। जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाला। अब यहाँ पर जल में तो बहुत सारे जानवर जन्म लेते हैं, कीड़े मकोड़े सभी जन्मते हैं, मच्छर जन्मते हैं, लेकिन यहाँ जलज का अर्थ एक ही निकलेगा और वह है कमल। इसी तरह से जैसे पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, लेकिन श्री कृष्ण या विष्णु के लिए रूढ़ हो गया है। दशानन, दशे आनंद जिसके, वो रावण के लिए रूढ़ हो गया है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, उदर यानी पेट जिसका, बहुत सारे व्यक्तियों के पेट मोटे हैं, लेकिन ये गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया। तो ऐसे शब्द जो यौगिक प्रकृति से बनते हैं लेकिन परंपरा से किसी एक ही का विशेषण बन जाते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। हम आगे चलते हैं। अभिधा शब्द शक्ति हो गई ऐसी शब्द शक्ति जो केवल सामान्यतः मुख्यार्थ का बोध कराती है, लोक प्रचलित और व्यावहारिक शब्दों के जो अर्थ हैं केवल उन्हीं का ज्ञान कराती है, तो अभिधा शब्द शक्ति होगी। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा देखिए, जहाँ मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो जाए तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित दूसरा अर्थ लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी कहने का तात्पर्य कि जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्यार्थ से अभिष्ट यानी मुख्य अर्थ का बोध नहीं होता है, अर्थात मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो जाती है, तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंधित ही अन्य आरोपित अर्थ लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे हम यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, उदाहरण देखने से पहले लक्षणा शब्द शक्ति में तीन प्रमुख बातें मुख्यतः होती है। एक तो है कि मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होना, दूसरा है लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंधित होना, तीसरा इसके मूल में किसी रूढ़ि या प्रयोजन का होना। ये तीन बातें आवश्यक है। मुख्य अर्थ ग्रहण करने में बाधा उपस्थित हो जाती है। जैसे मैं ये एक उदाहरण आपके सामने रख देता हूँ, उसके पीले हाथ करना है। पीले हाथ करना तो हल्दी लगा दो पीले हाथ हो जाएंगे, लेकिन नहीं, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होती है। पीला हाथ करने का मतलब ये है कि उसका विवाह रचाना है। इसी तरह से ये वह 18 वर्ष की हो गई। अब यहाँ पर 18 वर्ष की हो गई तो एक सामान्य अर्थ है आयु की अवस्था, लेकिन इसमें लक्षणा सब शक्ति है। 18 वर्ष होने का तात्पर्य वह वयस्क हो चुकी है, वह विवाह योग्य हो चुकी है, वह मतदान का अधिकार प्राप्त कर चुकी है। वैसे इसमें देखा जाए तो 18 वर्ष होना व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि प्रसंग के अनुसार हर व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकालते हैं, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति भी होती है। केवल एक ही अर्थ मुख्यार्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, तभी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। देखिए यहाँ एक उदाहरण आपके सामने है, तुम गधे हो, यानी किसी व्यक्ति को गधा कहना, गधा कहने का सीधा सीधा तात्पर्य कि पशु, गधे के 4 पाँव होते हैं, पूंछ होती है, मुख होता है, इस तरह से, यानी गधा तो नहीं हो सकता, तो मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो गई। और फिर लक्ष्यार्थ जो है मुख्यार्थ से संबंधित ही ग्रहण कर रहे हैं, गधे की तरह, अर्थात मूर्खता का व्यवहार कर रहा है। और गधा शब्द जो मूर्खता के लिए जो प्रयुक्त हो रहा है वो रूढ़ी,
अर्थात परंपरा से वो अर्थ लिया जा रहा है, तो रूढ़ि लक्षणा हुई। इसी तरह से देवदत्त चौकन्ना हो गया। देवदत्त व्यक्ति का नाम है और उसको देखते तो उसके चार कान कहाँ से हो गए? सीधे सीधे हम देखते तो मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होती है। यहाँ चौकन्ना का अर्थ लिया गया है कि देवदत्त चार कानों वाला हो गया, ये मुख्यार्थ में बाधा है, क्योंकि देवदत्त के कान तो दो ही हैं, चार नहीं। ये लेकिन यहाँ चौकन्ना का लक्ष्यार्थ है सावधान होना, ग्रहण किया गया है। देवदत्त सावधान हो गया अर्थात चौकन्ना हो गया। और लक्षणा शब्द शक्ति के जो अर्थ लिए जाते हैं वो दो प्रकार से लिए जाते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। इसके आधार पर इसके दो प्रकार हो गए हैं, रूढ़ि मूला और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि का मतलब हो गया परंपरा से अर्थ ग्रहण करना, और प्रयोजनवती का तात्पर्य हो गया किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के अन्य अर्थ ग्रहण करना। रूढ़ि मूला की परिभाषा देखिए, जहाँ रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ से भिन्न जहाँ रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता हो, वहाँ रूढ़ि मूला लक्षणा होती है। जैसे एक यहाँ पर आपके सामने उदाहरण है, पंजाब साहसी है। पहले तो मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित है, पंजाब तो निर्जीव, पंजाब कैसे साहसी हो सकता है? लेकिन मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने के बाद में लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया, पंजाब में रहने वाले लोग साहसी हैं। इसी तरह से कलिंग साहसी हैं। कलिंग तो निर्जीव प्रांत विशेष, लेकिन कलिंग में रहने वाले लोग वो साहसी है। इसी तरह से राजस्थान जाग उठा, राजस्थान कैसे जागेगा? मुख्यार्थ में बाधा, राजस्थान के रहने वाले लोग जाग गए हैं, तो मुख्यार्थ से संबंधित ही अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया है। यहाँ पर पंजाब, कलिंग, राजस्थान, क्योंकि ये प्रांत विशेष हैं इसलिए ये रूढ़ अर्थ हैं। पंजाब के लोगों को यानी पंजाब के लोग कहना, या पंजाबियों के लिए पंजाब कहना, राजस्थानियों के लिए राजस्थान कहना, कलिंग वासियों के लिए कलिंग कहना यहाँ पर रूढ़ी है। तो ये रूढ़ि मूला लक्षणा शब्द शक्ति है। और उदाहरण देख सकते हैं हम कि जैसे कि क्या होता है कि हिंदी के जितने भी मुहावरे प्रचलन में हैं, उन मुहावरों में प्राय सभी में ही लक्षणा शब्द शक्ति होती है, क्योंकि उनमें मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होती है और उसके बाद लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे वह अंगारे उगल रहा है, अंगारे उगल रहा तो उसके मतलब पेट में कौन सी आग लग गई जो अंगारे उगल रहा है, लपटें निकल रही है। अंगारे उगलने का मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो रही है, लेकिन लक्ष्यार्थ ये है कि वह आग की तरह जलाने वाले कटु वचन बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है। इसी तरह से बाजार में लाठियाँ चल गई, मुहावरा देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर ये लिखे हुए मुहावरे, ये देखिए लाठियाँ चल गई। अब लाठियाँ तो निर्जीव, लाठियाँ कैसे चल सकती है? लेकिन लाठियों को लिए हुए लोग चल पड़े, यानी लड़ाई हो चुकी। वह हवा से बातें कर रहा है। हवा से बातें करना, हवा से तो कोई बातें नहीं कर सकता, लेकिन हवा जिस गति से चलती है उसके साथ साथ चलना, तो इसका तात्पर्य तीव्र गति से चल रहा है, दौड़ लगा रहा है। उसने तो मेरी नाक कटा दी। अब जैसे नाक का हाथ लगा के देखते, नाक तो साबुत है, तो मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होगी, मुख्यार्थ ग्रहण ही नहीं किया जा रहा है। और मुख्यार्थ से संबंधित लक्ष्यार्थ ये हो गया कि नाक कटाना एक मुहावरा है, यानी इज्जत मिट्टी में मिलाना। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। 9 और 2 11 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित है, 9 और 2 11 वहाँ कहाँ से आ गया? यानी सीधे सीधा है कि वह भाग गया, भागना यहाँ पर लक्ष्यार्थ है। इसी तरह से अगले उदाहरण देखिए, राजस्थान जाग उठा, राजस्थान साहसी है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। एक अगला उदाहरण देखिए, इस घर की उस घर से लड़ाई है। हम देखते हैं तो घर के दीवार, पंखे, छत, फर्श आदि की उस घर के दीवार, छत, पंखे, ये तो सब निर्जीव है, इनकी कैसे लड़ाई हो सकती? तो मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो गई। तो यहाँ पर दीवारों, छतों, पंखों से नहीं, बल्कि घर के निवासियों की लड़ाई उस घर के निवासियों से है, इसलिए रूढ़ अर्थ, लड़ाई शब्द रूढ़ है, इसलिए लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, यहाँ लक्ष्यार्थ है हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनना। तो सत्य, हरिश्चंद्र से सत्यवादी अर्थ, ये एक रूढ़ अर्थ चला आ रहा है। अब दूसरा प्रकार देखते हैं हम लक्षणा शब्द शक्ति का, प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का तात्पर्य उद्देश्य, अर्थात जहाँ किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य से प्रेरित होकर के मुख्यार्थ से भिन्न या संबंधित कोई अन्य लक्ष्यार्थ, आरोपित अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे गंगा पर घर है, गंगा पर, गंगा की लहरों पर कोई घर हो सकता है क्या? पहले तो मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो गई, अर्थात गंगा के पानी की लहर पर घर बन नहीं सकता, ये मुख्यार्थ में बाधा है।
यहाँ प्रयोजन है कि गंगा के तट पर ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि घर और गंगा की निकटता दिखाना यहाँ प्रयोजन है। गंगा के किनारे पर ही घर है। इसी तरह से एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, तो दूसरे मित्र ने उत्तर दिया बिल्कुल सड़क पर। तो मुख्यार्थ में बाधा, सड़क पर कोई घर नहीं हो सकता, यातायात कैसे चलेंगे, वाहन कैसे चलेंगे यदि सड़क के ऊपर घर बन गया तो घर सड़क पे नहीं हो सकता। बल्कि यहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा होने के बाद ये है कि प्रयोजन ये है कि घर जो है सड़क के बिल्कुल किनारे हैं। यदि तुम मेरे घर पर आओगे तो तुम्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा, यानी यातायात के साधन उपलब्ध हैं। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए, कौवे से दही की रक्षा करना। कौवों से दही की रक्षा करना तो इसका मतलब है कि अन्य जानवरों को खाने देना, कुत्ता बिल्ली आदि आए तो उनको भी खाने देना ना। या कौवों से तात्पर्य अन्य सभी पशु पक्षियों, कुत्ता बिल्ली आदि से इस दही की रक्षा करना, ये लक्ष्यार्थ है। दूध मेरा जीवन है, यानी दूध कैसे जीवन हो सकता, बल्कि दूध पिया हुआ उसका पुत्र ही उसका जीवन है। हम तो गंगावासी हैं। इस शब्द को एक तरह इस वाक्य को हम देखते हैं पांचों को, हम गंगावासी हैं, गंगा में वास करना। वैसे तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है, लेकिन एक विशेष अर्थ दे रही है, इसलिए पवित्रता, शालीनता, शीतलता विद्यमान है। गंगावासी यानी गंगा में जिस जैसे गुण है वैसे ही उनके परिवार के सदस्यों में गुण है। तो इस पांचों वाक्य को हमें व्यंजना शब्द शक्ति में लेना चाहिए। छठा उदाहरण देखिए, आओ मेरे शेर। शेर का कौन आह्वान कर सकता है, शेर तो खा जाएगा, तो मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होती है। यहाँ शेर प्रयोजन से प्रेरित होकर कि शेर की तरफ बहादुरी और वीरता दिखाना, लक्षण दिखाना, तो लक्ष्यार्थ है। मोहन गधा है, यहाँ गधे शब्द का अर्थ मूर्ख। इसी तरह से और उदाहरण देखिए, आपको परीक्षा में सिर्फ मात्र 1 या 2 उदाहरण देना पर्याप्त हैं और पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं। 5 नंबर की शब्द शक्ति आती हैं, जिनमें से उसकी परिभाषा और तीनों शब्द शक्तियों के प्रकारों के नाम और एक एग्जाम्पल वहाँ देने पर पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो उसका आश्रम गंगा में है, अब सिंह अखाड़े में उतरा, वह तो नीरी गाय है। ये अतिरिक्त उदाहरण भी आप दे सकते हैं। अब हम चलते हैं व्यंजना शब्द शक्ति की ओर। व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ होती है कि जहाँ अभिधा और लक्षणा दोनों ही शब्द शक्तियाँ किसी अर्थ को अभिव्यक्त करने में मौन हो जाती हैं, यानी लक्षणा और अभिधा किसी अर्थ को प्रकट करने में असमर्थ रहती है, तो उस अर्थ का बोध शब्द के पीछे छिपी हुई शब्द की तीसरी शक्ति कराती है। ये शब्द शक्ति मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ के जीने पर्दे में छिपे हुए सांकेतिक अर्थ का बोध कराती है, जिसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं, और वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे हम यानी दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर दूसरे शब्दों में कि व्यंजना शब्द शक्ति के जो वाक्य होते हैं उस एक ही वाक्य के प्रसंग और संदर्भ अनुसार हर व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकालता हो, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगी। केवल सामान्य अर्थ निकलता तो अभिधा शब्द शक्ति, सामान्य कुछ अर्थ को छोड़ करके उससे संबंधित दूसरा लक्ष्यार्थ निकलता तो लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा और लक्षणा दोनों ही मौन हो जाती है किसी शब्द के पीछे छिपे हुए अर्थ को अभिव्यक्त करने में, तो व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ उसको व्यक्त करती है। जैसे कि एक वाक्य यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, इसमें किसी कार्यालय में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से या लिपिक से एक दूसरे को जैसे भी कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, जाने के तो बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। घर जा रहा है, ऊपर से बुलावा आया तो स्वर्ग भी जा सकता है, या हो सकता है स्थानांतरण हो गया हो, या उसके कार्यालय का समय समाप्त हो गया हो, या अब ये काम तुम संभालो मैं नहीं कर सकता। तो जाने के बहुत सारे अर्थ हैं। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। इसी तरह से देखिए 5 बज गए, 5 बज गए यानी इसके अन्य अर्थ है कि सुबह के 5 या सायंकाल के 5। सुबह के 5 बजे तो पशु पक्षियों के सबके चहचहाट का समय हो गया, सबके उठने का समय हो गया, सब दैनिक क्रमों से निवृत्त होने लगे हैं, भ्रमण पे जाने की तैयारियां हुई है। शाम के 5 बजे हैं तो ऑफिस का समय समाप्त हो गया। बहुत सारे अर्थ लिए जा सकते हैं। इसी तरह से भोर हो गया, यानी इसके भी बहुत सारे अर्थ है कि सभी प्राणी जाग गए हैं, दैनिक कार्यों से हम निवृत्त होने लगे हैं, सभी उठ गए हैं, किसान जो है खेतों में जाने को प्रवृत्त हैं, और दूसरे ग्वाले जो है गायों का दूध दुहेंगे या फिर उनको वन प्रदेश में चराने के लिए ले जाएंगे। तो बहुत सारे अर्थ है। पूरी प्रकृति सजीव सारा संसार जड़ से चेतनवत हो जाता है भोर होने पर। तो हर व्यक्ति प्रातःकाल का अलग अलग अर्थ ग्रहण करता है। विद्यार्थी है तो उठ करके पढ़ाई में लगेगा। आगे क्या हम और देखते हैं कि घंटी बज गई। अब यहाँ घंटी बज गई के भी बहुत सारे अर्थ हैं। घंटी किसकी बजी? मंदिर की, स्कूल की,
फ़ोन की भी। तो बहुत सारे अर्थ लिए जा सकते हैं। अब जैसे मंदिर की बज गई तो आरती का समय हो गया, संध्या का समय है। स्कूल की घंटी बज गई तो स्कूल जाने का समय, स्कूल कक्षाओं में जाने का समय, या फिर स्कूल की छुट्टी होने का समय भी हो सकता है। फ़ोन की घंटी बजना, घंटी कई तरह की, यानी टंकार, संकेत देना, चेतावनी देने की भी घंटी बजती है। अलार्म जिसको कह सकते हैं, उठाने की भी घंटी बजती है। तो हर व्यक्ति अलग अलग प्रसंग और संदर्भ अनुसार इसके अलग अलग अर्थ ग्रहण करता है। अगला वाक्य देखिए, उसका घर गंगा में है। हमने लक्षणा शब्द शक्ति में पढ़ते हुए वहाँ पर भी ये वाक्य था, तो मैंने कहा कि इसमें भी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। न केवल गंगा तट पर बल्कि गंगा के सदस्यों में घर के सदस्यों में गंगा जैसी पवित्रता, निर्मलता, पावनता, शुद्धता, शालीनता है। इसलिए यहाँ पर घर गंगा में होने में व्यंजना शब्द शक्ति। इसी तरह से पुजारी ने कहा संध्या हो गई। अब संध्या होने से जो गृहिणियाँ हैं उनको किचन में जाने का समय हो गया है। गायें जो वन प्रदेश में गई हुई है वो घर लौटने को हो रही हैं। सारे किसान लोग खेतों से घर लौट रहे हैं। यानी संध्या होने का तात्पर्य है कि अब जो है रात्रि का समय आरंभ हो रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने घरों में प्रवेश कर रहे हैं, भोजन करने का समय हो गया है। तो बहुत सारे अर्थ लिए जा सकते हैं। इसी तरह से प्रधानाचार्य ने कहा 4:30 बज गए, तो कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों के लिए छुट्टी हो गई, अध्यापकों के लिए कार्य समाप्त करके घर पहुंचने का समय। तो बहुत सारे अर्थ हैं। यानी कथन के प्रसंग और संदर्भानुसार अनेक अर्थ वक्ता द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसी तरह से व्यंजना के दो भेद भी हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। जहाँ शब्दालंकार होंगे वह शाब्दी व्यंजना, जहाँ अर्थालंकार होंगे वह आर्थी व्यंजना। यानी शाब्दी व्यंजना में शब्द हटाने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, और आर्थी व्यंजना में पूरे अर्थ पर व्यंजना शब्द शक्ति मौजूद होती है। कुछ उदाहरण आज ये शब्द शक्ति का जो विषय हैं आपका, मैंने पूरी तरह से इसका अध्यापन करवा दिया है। कुछ प्रश्न इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव टाइप के भी आते हैं, और लेकिन आपकी जो परीक्षा में आएंगे वो सीधा सीधा आएगा कि शब्द शक्ति को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार लिखिए, सोदाहरण समझाइए, या शब्द शक्ति को सोदाहरण समझाइए। इस तरह से आता है। तो शब्द शक्ति की परिभाषा देनी है आपको, इसके तीनों प्रकार बताने हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, और उसके बाद में एक एक की परिभाषा देकर के एक उदाहरण देना पर्याप्त, और 5 अंक पूरे में से पूरे आ जाते हैं। यहाँ देखिए, लक्षणा से कौन सा अर्थ निकलता है, लक्ष्यार्थ। व्यंजना शब्द शक्ति किस वाक्य में है, अंधेरा हो गया। जहाँ कथन के संदर्भ में अलग अलग अर्थ होते हैं वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, व्यंजना। जहाँ मुख्यार्थ में बाधा हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा। रूढ़ा और प्रयोजन के आधार पर कौन सी शब्द शक्ति में अर्थ निकलता है, लक्षणा में। प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।